Good morning, students. In today's class, we are going to discuss a very interesting and important topic in our class. Okay, and the topic is figure of speech. So, students, if we talk about this topic, then this topic has not been given directly in our split up syllabus or hinted in the syllabus. But as far as we talk about the importance of this topic, I would just like to say that English literature is incomplete without this. Okay, सो एक्चुअली दिस हमारा हमारा जो लैंग्वेज होता है, जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर होता है, उसमें क्या होता है कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये लैंग्वेज जो स्पीच जो उसमें होती है ना, जो स्टाइल होती है बोलने की ना, उसको क्या करता है, मोनोटोनस होने से बचाता है, बोरिंग होने से बचाता है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। figure of speech means what is figure of speech, meaning with examples. We will learn this topic with suitable examples. Types of figure of speech, then how many types of figure of speech are there, uses of figure of speech, कहाँ पे uses होता है, कैसे होता है, acronym to remember. So lastly, finally, we will also have an acronym so that we can easily remember all these figure of speeches. Okay, so students, first we will start. What is a figure of speech? A figure of speech is a figurative language in the form of a single word or phrase. So now this is a figurative language. अब figurative language क्या होता है? फिगरेटिव लैंग्वेज एक इस तरह का लैंग्वेज होता है विच इज़ यूज टू ड्रॉ ए पिक्चर मेंटली। सो आप फिगरेटिव लैंग्वेज जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो, इट मीन्स कि वो आपकी दिमाग में एक इमेज बना रहा है, एक फिगर बना रहा है। ओके, एंड दिस कन्वेज ए मैसेज और आइडिया, हाँ, मच क्विकर एंड इफेक्टिवली। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि एक फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकता है। लैंग्वेज इन द सेंस कि एक वर्ड हो सकता है और या फ्रेज भी हो सकता है ये। सो इट कैन बी ए स्पेशल रिपीटेशन। फर्दर यू कैन सी दैट इट कैन बी अ फर्दर ए स्पेशल रिपीटेशन। एक स्पेशल रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन ऑफ द ए लेटर और वर्ड। ओके, और ए फ्रेज इन ए सेंटेंस। ओके, अरेंजमेंट और ओमिशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है, कभी अच्छे से उसका अरेंजमेंट हो सकता है या फिर उसका ओमिशन हो सकता है विद लिटरल मीनिंग, और अ फ्रेज विद ए स्पेशलाइज्ड मीनिंग नॉट बेस्ड ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, या फिर कोई ऐसा फ्रेज हो सकता है जो कि स्पेशलाइज्ड विद नॉट बेस्ड मीन्स लिटरल मीनिंग से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लिटरल मीनिंग पे ही बेस करता हो। इट मीन्स कि ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ ए वर्ड और स्पीच, एक ऐसा वर्ड और स्पीच है दैट इज़ यूज दैट पोजेसेस अ सेपरेट मीनिंग from its literal meaning. Okay, so here you can understand here that specialized meaning not based on literal meaning of the word. It means कि it possesses a different separate meaning from its literal meaning. हाँ, मीन्स वर्ड बाय वर्ड जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से उसका मीनिंग जो है लिटरली हम उस तरह से नहीं समझते हैं। बट होता क्या है कि समटाइम्स, हाँ, जो हम बोलते हैं उसका इंडिकेशन कहीं और होता है। ठीक है, सो आप पिछली क्लासेस में भी, पिछली जब इस क्लास में थे तब भी आप पढ़ चुके हो इडियम्स फ्रेजेस क्या होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। ठीक है, सो now here you can understand very much better figure of speech. Wow, it is raining cats and dogs out there. So this person is peeping outside the window, and he's speaking out कि wow, it is raining cats and dog out there. It means raining cats and dog. Cats means तो बिल्ली होता है, dog means तो कुत्ता होता है। तो क्या मतलब कि जो रेनिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, चूहे, कुत्ते और बिल्ली की बारिश हो रही है? नो, नो, इट्स लिटरल मीनिंग
it possesses it has a separate meaning from its literal meaning. Okay, it means कि the it is raining very heavily outside, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है. So you can see here a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression. Okay, जो आप बोल रहे हो उससे क्या होता है, वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, और the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. So why this figure of speech is used in our language? So that so that it can produce a greater effect. Okay, so next we will see that the types of figure of speech. So students, there in English there are many figure of speech out of many figure of speech. ओके, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है. ये तो सिर्फ हमने कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है. दिस फिगर ऑफ स्पीच आर वेरी कॉमनली यूज्ड, बहुत ही कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है. मीन्स ये करें कि देयर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट we are going to learn only 2 4 7 Okay, we are going to learn only 7 most commonly used figure of speech here. ओके, सो हम सब नहीं देखेंगे इसको, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में है उसको देख लेते हैं, और बाकी जब हम पढ़ते जाएंगे और ऐसा कोई फिगर स्पीच जैसे कोई पोएम पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ आ रहा है, ऐसा फिगरेटिव लैंग्वेज आ रहा है, तो वी विल डिस्कस ओवर देयर. So first of all, simile. What is a simile? Simile is a figure of speech that compares two things. A simile is a figure of speech. It's a part of figure of speech. But things are compared over here. But not like two unlike objects are compared here. So the word that are used to compares are, देखो क्या क्या हो सकते हैं. हम जब किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक, एज, सो. ठीक है, इस तरह का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो आप. द स्नो इज़ लाइक ए सॉफ्ट वाइट ब्लैंकेट. दो, सो स्नो एंड ब्लैंकेट. हियर टू two objects are अनलाइक टू इच अदर, टोटली डिफरेंट टू इच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है. एक स्नो है और ब्लैंकेट है. ओके, बट दीज टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्ड लाइक. लाइक वर्ड वहाँ पे यूज़ करके उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि द स्नो इज़ लाइक ए सॉफ्ट वाइट ब्लैंकेट. एक वाइट ब्लैंकेट से स्नो को क्या कर दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, the snow fell as quietly as a feather drifting to the ground. So here again, uh, the snow is compared. Okay, means as quietly as feather means इतना इतना ज़्यादा quietly वो गिरता है जैसे कि a feather drifting to the ground. Okay, so as these two words are used to compare. Okay, in this sentence. An eraser is like a rewind button for your brain. Okay, so eraser and brain. Okay, these two unlike objects are compared by using the word like. Okay, in the similarly you can see in the last sentence, her smile is as dazzling as diamonds in the sun. So you can see here that all these things are compared. Okay, in order to make a comparison between two unlike objects, the words लाइक, एज, सो, ये सब यूज़ किया जा रहा है. बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप खुद से सोच के देख लो. हर फेस इज़ लाइक द मून. ओके, शी हर टीथ हर, या फिर कुछ और भी कह सकते हो. माई my love is like red roses. ठीक है,
या बहुत सारे और भी सेंटेंसेस आप खुद से फॉर्म कर सकते हो और आपको करना ही है। मीन्स कि राइट फॉर्म 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एस, सो ये वर्ड्स यूज़ करके आपको फॉर्म करना है, यानी कि सिमिली बेस्ड 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको। नेक्स्ट ये देख सकते हो आप, हियर इज़ अ वेरी फिगरेटिव एग्जाम्पल इज गिवन, माई डॉग इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स। तो बहुत ही थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का है कि माई डॉग इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स। सिमिली, this pizza is as cold as ice. So you can see here that as word is used to compare two unlike objects. Next is metaphor. A metaphor is an implied simile. It does not like the simile state that one thing is like another or acts as another. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इसमें वर्ड्स like को यूज़ करके है ना उसका कंपेयर नहीं किया जाता है, बट इसमें क्या किया जाता है कि another one thing is like another और acts as another। जैसे कोई है, ये इम्प्लाइड सिमिली होता है, ठीक है। मीन्स कि इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता है, बल्कि एक किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को उसी का क्या कर दिया जाता है, उसी का फॉर्म दे दिया जाता है, ठीक है। बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वेयर वंस। सो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। द कैमल इज ए शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, इंस्टीड ऑफ देखो इसमें भी 2 चीज़ कंपेयर हुआ है, कैमल एंड डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट। सो कैमल को डेजर्ट से कंपेयर किया जा रहा है, डेजर्ट के शिप से कंपेयर किया जा रहा है, बट द वर्ड लाइक एज सो आर हैज़ बीन रिमूव्ड, इट हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम हियर। यहाँ से इसको हटा दिया गया है। इट मीन्स कि कैमल को ही क्या बना दिया गया है, शिप ऑफ द डेजर्ट बना दिया गया है। सो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, सो जैसे आप ये भी कह सकते हो, ही इज़ एज ब्रेव एज लायन। ओके, तो एज ब्रेव एज लायन जो हो गया वो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर आप कहोगे ही बिहेव्स, ही इज़ अ लॉयन खुद उसको बना दिया आपने, इट मीन्स कि वो क्या हो गया, उसका वो फॉर्म, उसका रूप ले लिया। इट मीन्स कि ये क्या होता है कि इसमें टू अनलाइक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसमें भी कंपेयर होते हैं, बट द कंपेयरिंग वर्ड्स आर नॉट, दीज आर रिमूव्ड, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। सो note, one thing should be noted, every simile can be compressed into a metaphor and every metaphor can be expanded into simile। लेकिन देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हर एक सिमिली को क्या कर सकते हैं, हम मेटाफर बना सकते हैं, और हर एक मेटाफर को हम क्या कर सकते हैं, सिमिली बना सकते हैं। लाइक जैसे 10 इंस्टीड ऑफ सेइंग आप कहोगे कि आकाश फाउट लाइक ए लॉयन। ओके, तो ये तो लाइक हमने लगा दिया, इट मीन्स कि सिमिली हो गया। बट अगर इंस्टीड ऑफ सेइंग आकाश फाउट लाइक अ लॉयन, इफ यू से आकाश वॉज ए लॉयन इन द फाइट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये मेटाफोर हो जाएगा। तो ये दोनों में बहुत ही ईजी है इसको समझना, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझो, ये ऑब्जर्व करो, इसको दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो, देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी easy to understand. Now we will come to the next figure of speech, which is personification. In personification, inanimate objects, it means कि non-living and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. So इसमें क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको किस तरह से बिहेव किया जाता है, जैसे कि वो क्या हो, कि लिविंग थिंग्स हो, और उनके पास क्या हो, जैसे हमारे पास बुद्धि होती है, विजडम होता है, इंटेलिजेंस होता है, उसी तरह से होता है। सो पर्सोनिफिकेशन अकर्स व्हेन द ऑथर और स्पीकर गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। सो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जब हम
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जब हम उसको दे देते हैं तो ये क्या होता है, प्रोसोनिफिकेशन, यानी कि प्रोसोनिफाई करता है। कोई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट बनाते हैं हम, यानी कि उसको प्रोसोनिफाई करा देते हैं। लाइक द लाइटनिंग, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, द लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द सी। सो लाइटनिंग इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट वो डांस कर रहा है, इट मीन्स कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होता है डांस करने का, ठीक है, तो वो कर रहा है, यानी कि उसको दिया गया है ना, तो हम कह सकते हैं कि द लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द सी, इट मीन्स कि द speech, the figure of speech that the sentence possesses is the personification है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट और एग्जाम्पल से थोड़ा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज स्क्रीम इन द रेजिंग विंड। ओके, सो ट्री क्या होता है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऐसा होता है कि मतलब हम इसको क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इसको भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द ट्री स्क्रीम, स्क्रीम मतलब स्क्रीम कौन करता है, चिल्लाता कौन है, हम ह्यूमन बीइंग चिल्लाते हैं, या फिर कोई एनिमल चिल्लाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि हम पेड़ को ही बोल रहे हैं कि द ट्रीज स्क्रीम इन द रेजिंग विंड। नेक्स्ट, कैन ट्रीज एक्चुअली स्क्रीम, देखो यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया गया है, नो दैट इज ए ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन ट्रेट्स होता है। सो द यूज ऑफ प्रोसोनिफिकेशन हियर गिव्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ट्रीज मेक इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। Okay, apostrophe. Now we will learn the next figure of speech, apostrophe. An apostrophe is a direct address to the dead. Okay, direct address होता है dead। यहाँ भी क्या होता है कि जो मरे हुए लोग हैं, जो मर चुके हैं, जो इन एनिमेट है, उनको ही क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं उसको, टू द एब्सेंट और टू ए प्रोसोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। प्रोसोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, जैसा क्या पिछले लास्ट वाला हमने देखा था ना, फिगर ऑफ स्पीच, कि किसी को भी प्रोसोनिफाई कैसे किया जाता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे ट्री को कैसे प्रोसोनिफाई किया गया है, यहाँ पे जो लाइटनिंग को कैसे प्रोसोनिफाई पे किया गया है। यू कैन ऑल्सो सी, वी कैन हैव सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी अपॉर्चुनिटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, बट इट नॉक्स एट द डोर, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ये तो ह्यूमन ट्रेट्स है ना कि वो किसी के दरवाजे पे जाके नॉक करता है। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, एक बार ही करता है, हाँ। या फिर ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए प्रोसोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। दिस फिगर इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसोनिफिकेशन, ठीक है। सो ये देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओह, स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड विंड्स, ये आर ऑल अबाउट टू मॉक मी। मॉक मी मतलब कि टू मेक ए फन, किसी का वो मजाक करना, उसको उसके ऊपर हंसना, इंसल्ट करना। सो ओह, स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड विंड्स मीन्स स्टार्स, क्लाउड्स, विंड्स, ये क्या है, दीज आर इन एनिमेट, मीन्स दीज आर प्रोसोनिफाइड कैरेक्टर्स ही हुए ये सब, है ना, ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉक्स एट मी, if a really pity me, crush sensation and memory, let me become as not, but if not, depart and leave me in darkness. So you can see, oh, एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे क्या है कि एपोस्ट्रॉफी मार्क भी लगा हुआ है, तो आपको देख सकते हो जहाँ पे ये मार्क लगता हो वो क्या करता है, डायरेक्ट एड्रेस को दिखाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है थोड़ा आर्केइक वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आपको इसको समझने से ज़्यादा बेटर है कि आप जो है उसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखो। ओह, स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड विंड्स, ये ऑल आर अबाउट टू मॉक मी, ठीक है। सो दिस इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है, ये डायरेक्ट एड्रेस होता है, ठीक है। किसको होता है, जो कि डेड है या एब्सेंट है या प्रोसोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ हैं। ओके, यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। ओह लवली ऑरेंज, यू गोल्डन ट्रेट, ओके, यू गोल्डन ट्रीट, ओह टेल मी वाई आर नॉट यू ईजी टू ईट। सो
मीन्स ओह लवली ऑरेंज, दिस इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू ऑरेंज, ऑरेंज को जो है यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफे. ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तब आप मुझे फिर से बताना, फिर से मैं समझाऊंगी. हाइपरबोल, नेक्स्ट देखते हैं हम. सो what is a hyperbole? Hyperbole is a statement is when a statement is made emphatic by overstatement. ठीक है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट है, आप उसको एम्फेसाइज कर दे रहे हो ओवर स्मॉल स्टेटमेंट के द्वारा मीन्स कि बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके आप बता रहे हो उसको, है ना. तो इट मीन्स कि ये क्या है, हाइपरबोल है. हाइपरबोल मीन्स हाइपरबोल, ठीक है, मीन्स हाइपर स्टेटमेंट. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, कोई मिलियन टाइम्स वाला कहता है क्या? बट वो उसका स्टेटमेंट देखो, उसको इम्फेटिक बना रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है उसको कि आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स. कितना काउंट किया था उन्होंने कि मिलियन टाइम्स बोला है उन्होंने? नो, बट उन्होंने ऐसे ही बोल दिया बढ़ा चढ़ा करके, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स. इट मीन्स कि हाइपरबोल क्या होता है कि ये जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है. हाइपरबोल इज़ विदाउट ए डाउट द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. ओके, सो ये क्या होता है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली चीज़ होती है, इसकी कोई भाई गिनती नहीं होती है. ठीक है. तो और भी एग्जाम्पल वी में हैव सम मोर एग्जाम्पल. 10,000 आई सॉ एट ए ग्लैंस, एक बार में 10,000 कैसे काउंट कर लिया एक ही बार में 10,000 को, मतलब उसको काउंट नहीं किया पर ऐसे बोल दिया. ठीक है. सो ये चीज़ है. फिर ये भी कह सकते हो कि आई millions of stars are there in the sky. सब millions of stars है लेकिन काउंट तो नहीं किया है ना. वो तो सही है, वो तो एक फैक्ट है, कोई नहीं, उसको तो हम नहीं कह सकते हैं, वो उसको रहने देते हैं. बट आप जैसे यहाँ पे देख लो 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस से आई किल 1 मिलियन 1 मिलियन इंसेक्ट्स और वट आप जैसे भी समझ रहे हो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आप बोल दोगे. ठीक है. सो ये हो गया. आई विल लिटरली डाई इफ़ यू डोंट स्टॉप यूजिंग हाइपरबोल्स इनकरेक्टली. ओके, सो देयर इज़ ऑल्सो ए हाइपरबोल. आई विल लिटरली डाई, कैसे लिटरली डाई कर दोगे भाई, कैसे मर जाओगे. ठीक है. ये भी यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट किया है, इसको एम्फेसाइज कर दिया है. सो नेक्स्ट इज यस ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल का फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस. एंटीथीसिस क्या होता है? मीन्स समथिंग अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट ऑफ समथिंग होता है. सो कह रहा है कि ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस, यानी अपोजिट का स्पेशल फॉर्म ही होता है. वेयर बाय टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस of the same thing. Two contradictory means two opposite qualities are predicted at once, मानी एक ही समय में दो contradictory qualities को क्या किया जाता है, predict किया जाता है of the same thing, उसी चीज़ के लिए. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. I am busy doing nothing. आई एम बिजी, बिजी भी है, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए भी बिजी दिख रहा है. इट मीन्स कि उसी चीज़ को दो, मतलब उसमें क्या क्या है, कॉन्ट्रोडिक्शन लाया जा रहा है, एक ही चीज़ में कॉन्ट्रोडिक्शन लेके आया जा रहा है कि आई एम बिजी डूइंग नथिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यू कैन यूज these oxymoron examples. You can form so many sentences by using these oxymorons. देखो क्या दिया हुआ है. नॉन सीक्रेट, नो दिस इज़ अ नॉन सीक्रेट. अभी जब सीक्रेट है तो नॉन कैसे है भाई? अच्छा, जब ऐसे कहेंगे तो इसका मतलब कि ऑक्सीमोरन है. ओके. ऑर्डरली कन्फ्यूजन, ऑर्डरली कन्फ्यूजन. ओके. और मतलब ऑर्डर में भी है, कंफ्यूज्ड भी है इंसान, तो इट मीन्स कि वो भी क्या है, ऑक्सीमोरन है. हाँ. डिफेनिंग साइलेंस, डिफेनिंग साइलेंस. ठीक है. जब मतलब डिफनिंग भी है और साइलेंस भी है, इट मीन्स कि यहाँ भी क्या है, ऑक्सीमोरन है. कन्फर्म्ड र्यूमर ऑफ फुलिश नाइस. सो दीज आर सम
some oxymoron examples have been given. You can form sentences by using this pretty ugly. यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे तो अच्छा सा एक फिगर बना के भी बन दिखाया है कि pretty ugly मीन्स कि he is a pretty ugly man, ही इज़ ए प्रेटी अगली बॉय, जो भी हो, दिस इज़ ए प्रेटी अगली थिंग। अच्छा, सो आप ऐसे कहोगे, इट मीन्स कि एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे दो मतलब कॉन्ट्रीडक्टरी क्वालिटीज़ को दिखाया जा रहा है। सो दिस इज दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कम टू इज सेड टू बी ऑक्सीमोरन। ठीक है, नेक्स्ट इज ओनोमोटो ओनोमेटोपोइया ओनोमेटोपोइया। ठीक है, थोड़ा आप इसको प्रोनाउंस अच्छे से करना बेटा। तो ओनोमेटोपोइया इज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड। ओके, सो साउंड से रिलेटेड होता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज रिलेटेड टू साउंड फॉर्मेशन से ही रिलेट करता है, लाइक कुकू, सिजल। ओके, तो ये चीज़ें जो होता है कि जहाँ भी साउंड आपको दिखाई देता है, साउंड सुनाई देता है, वो क्या होता है, ओनोमोटोपोइया होता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड। सो आई हर्ड द कुकू। ओके, या फिर आई लिसन द टिप 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 ऑफ द ऑफ द रेन्स, टिप 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 द ये हो गया आपका जो टिप 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 हो गया, फिर या फिर डेजल हो गया, सिजल हो गया, कुकू हो गया, ये क्या है। सो दीज आर द ओनोमोटोपोइया। ओके, alliteration, next is alliteration. So alliteration is derived from Latin word latera. It means letters of alphabet. It is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. So students, इसको हम तो प्रीवियस क्लासेस में भी हम डिस्कस करते आए हैं कि alliteration क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो क्या होता है कि alliteration होता है। लाइक एलिस आंट एट एप्पल्स and acorns around August. So not consonant sound but repetition of the letter. Okay, sound जो होता है, letter sound जो होता है वो consonant हो सकता है sound अगर, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना एक्चुअली ये वाला एग्जांपल्स को आप रहने देना। ठीक है, ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है एलिटरेशन। ठीक है, ये एग्जांपल जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। हम दूसरा एग्जांपल, एलिशन ऑलवेज एडमायर्ड एमीज एंजिला ए कैपेला। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें एलिस